जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम फिर से एक नई स्टार्ट करेंगे। नंबर 3 हमारा जो टेस्ट सीरीज़ हमने चालू करी थी इंडियन पॉलिटी की, वो इसका नंबर 3 है। आज पार्ट 3 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। ये टेस्ट सीरीज़ कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई एग्ज़ाम देखिए आप, NDA, CDS, CAPF, बैंक, UPSC, स्टेट PSC, रेलवे और जितने भी एग्ज़ाम होंगे, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, आपके लिए पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर रखता है। और जिसने पॉलिटी बहुत अच्छी तरीके से कर ली, उसका मतलब है आपका 25% आपने एग्ज़ाम में कंप्लीट कर लिया, 20 to 30% आपने एग्ज़ाम कंप्लीट आधा कर ही लिया। पॉलिटी का सब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपके लिए बनते ही बनते हैं। यहाँ से पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स जिसने कंप्लीट कर लिया, करंट अफेयर्स भी एक बहुत ही मतलब वास्ट है, जो स्टैटिक्स और करंट का जो पोर्शन होता है, जिसने उस पर कमांड बना लिया, पॉलिटी भी कमांड बना ली, हर एक पेपर आराम से निकाल लेगा। और भी सब्जेक्ट होते हैं बाकी जो जिसमें जैसे डिफ़िकल्टीज होती है पॉलिटी में, बट एक बार अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी की अच्छी बन गई, उसके बाद में आपको पॉलिटी के एग्ज़ाम निकालने के लिए किसी भी प्रकार की आपको मतलब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ पॉलिटी और करंट अफेयर से आपके बहुत सारे एग्जाम्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। आंसर है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। क्या है हमारा ऑप्शन है हमारे? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वलिटी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। यहाँ पे है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट नहीं है। आंसर है यहाँ पे विच ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चंस में देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन है डी हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के कई बार आ जाता है। राइट टू प्रॉपर्टी अगर आपको लिख दिया जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी इज व्हाट, आपको बताना होगा कि लीगल राइट है या फिर फंडामेंटल राइट है, कि DPSP के अंदर आता है, कि हमारा ड्यूटी के अंदर आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है। तो हमको क्या बताना है यहाँ पे? राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या है? यहाँ पर एक हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, हमारा क्या है? लीगल राइट है। कौन सा राइट है? लीगल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अलाउज सेंटर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट? हमारे को सेंटर को फॉर्म करने के लिए कौन सा आर्टिकल अलाउ करता है कि आपको यूनियन को एक पावर मिलती है जिसमें कि न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकता है, जैसे कि नए नए स्टेट्स बन सकते हैं। हमारे जो इंडिया का जो बाउंड्री होती है उसी के अंदर नया स्टेट बनाना। अब नया स्टेट क्यों बनता है और क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, ये मैं आपको इन फ्यूचर में बताऊंगा, क्यों उसका नया स्टेट बनता है, कैसे बनता है, पूरी प्रोसेस बताऊंगा। पर अभी आप छोटे शॉर्ट में सुन लीजिए। यहाँ पे नया स्टेट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं, उसकी पॉपुलेशन बन जाती है। कुछ स्टेट हमारे लिंग्विस्टिक बेस पे बनाए, लैंग्वेज के बेस पे बनाए जाते हैं, कुछ स्टेट हमारी कम्युनिटीज़ के बेस पर बनाए जाते हैं, कुछ स्टेट हमारे बहुत सारी मतलब क्राइटेरिया होते हैं, उसके फुलफिल गवर्नमेंट करना पड़ता है, उसके बाद में वो स्टेट बनाया जाता है। सबसे अभी लेटेस्ट स्टेट कौन सा बना है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहले ऑप्शन सुन लीजिए, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6। कौन सा आंसर है इसका, आप बताइएगा। आर्टिकल 3 इसका आंसर है। कौन सा आंसर है इसका? आर्टिकल 3। ये क्वेश्चन आपका बहुत जगह पर देखा गया है। ये क्वेश्चन आप सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट आप पता कर लीजिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एवरग्रीन क्वेश्चन, मतलब हर बार आते ही आते हैं। तो आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ये क्वेश्चन, आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया हैज़ बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। मतलब इंडिया ने जो फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट, मतलब फंडामेंटल राइट जो होते हैं हमारे, बताइए कितने फंडामेंटल राइट होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए, कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके जो कॉन्सेप्ट है उन्हें कहाँ से बोरो किया था, मतलब बोरो मतलब कहाँ से हमने लिया गया था। तो इसका ऑप्शन है हमारा UK, सेकंड ऑप्शन है हमारा USA, थर्ड ऑप्शन है हमारा रसिया, फोर्थ ऑप्शन है हमारा आयरलैंड। आपको बताना है कि हमारा फंडामेंटल राइट जो होता है, कितने फंडामेंटल राइट होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और ये फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट था, हमने किस देश से हमने कॉन्सेप्ट लिया था, किस मतलब कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्सेप्ट ये उठाया गया था। तो ऑप्शन है हमारा USA से हमने क्या लिया था? फंडामेंटल राइट। और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया था, जैसे प्रियम्बल भी USA से लिया है, बहुत सारी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल रिव्यू भी हमने वहाँ से उठाया है, बहुत सारी चीज़ उठाई हमने वहाँ से ना। तो मैं आगे क्वेश्चन हमारा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। हमारा क्या बताना है इसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, यहाँ बताना है। एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखा हुआ नहीं है?
सेकंड बताना है हमारा अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। थर्ड हमारा बताना है लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उस पर बेस्ड है। फोर्थ ऑप्शन बताना है यहाँ पर अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये क्या गिफ्ट है क्या, आपको यहाँ पर आंसर बताना है। क्या आंसर है आपको हो सकता है यहाँ पर, क्या एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, क्या ये तो अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट पे है क्या, या तो फिर आपको बताना है यहाँ पर कि गिफ्ट है क्या कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हमारा क्या आंसर इसका होगा। इसका आंसर होगा हमारा सेकंड और थर्ड हमारा इसका आंसर है। यहाँ पे हमको बताना है कि ये बताया गया है कि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है कि नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, कहाँ कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कौन कौन सी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे आसपास की जो कंट्रीज़ है, जैसे हमारी पाकिस्तान हो गई, चाइना हो गई, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, वहाँ वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या नहीं है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन है कि नहीं ये बताइए। थर्ड ऑप्शन हमारा है लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो एक्ट था उसमें आपका उसको एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उस एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस यहाँ पे डाले थे जो कि बहुत सारे नए नए फीचर्स इसमें आए थे कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें बहुत सारे फीचर्स कहाँ पे से उठाए थे, 1935 के एक्ट से उठाए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था और कब इसको अडॉप्ट किया गया था, ये भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे आप अगर रिवीजन करते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा एक ब्रॉडर आइडिया लग जाएगा कैसे आपको कम्पीट करना है पॉलिटी, कैसे आपको चारों तरफ से मतलब पॉलिटी को कवर करना है, कैप्चर कर लेना है, मतलब चारों दिशाओं से कैप्चर कर लीजिए पॉलिटी को, तो आपको पॉलिटी बहुत ही आसान आपको लगेगी एक समय पे आके। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है द मेंबर ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय दी, मेंबर ऑफ यूपीएससी के कौन से मेंबर यूपीएससी के जो होते हैं कौन उनको अपॉइंट करता है यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा प्राइम मिनिस्टर, सेकंड ऑप्शन है हमारा प्रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन हमारा वाइस प्रेसिडेंट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा होम मिनिस्टर। तो आपको बताना है कि हमारे यूपीएससी का जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो भी बड़े बड़े जो सेंट्रल लेवल की जो भी मतलब स्कीम्स होती है, जो भी सेंट्रल लेवल के मतलब मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे जो भी अधिकारी होते हैं सेंट्रल लेवल के, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यूपीएससी के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर। सो आंसर हमारा सिंपल है, क्या है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये आप याद रख लीजिए, बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपको ये पूछ लिया जाता है कि कौन किसको ओथ दिलाता है ना, ओथ दिलाना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जो कौन किसको दिलाता है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जगह पे क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, बट बहुत सारी जगह पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर भी, सॉरी स्पीकर भी आ जाते हैं, बहुत सारी जगह पे सीआईजी भी आते हैं। तो आपको देखना है, तो सीआईजी का फुल फॉर्म क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इज टेकन फ्रॉम, फेडरल सिस्टम का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमने कहाँ से लिया था, इसको बताना है। ऑप्शन है हमारा आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कनाडा। यहाँ पे फेडरलिज्म का आपको मैं मतलब बता देता हूँ, जो कि क्या होता है, रिलेशन होता है हमारा किसके किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है, मतलब जो संघवाद का जो हमने ढांचा इसको बोला जाता है, जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशन को कौन मतलब क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म होता है जो कोऑर्डिनेट करता है किसमें, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। सो फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, यहाँ पे इसका आंसर है हमारा डी, कनाडा से। कनाडा से हमने कौन सा ऑप्शन किसको अडॉप्ट किया था, कॉन्सेप्ट को, फेडरल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को हमने कनाडा से अडॉप्ट किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा विच फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा ऐसा फीचर्स है जो नहीं लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यूएसए का ऑप्शन बताया था, यूएसए से हमने क्या क्या लिया था, जो कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, और उसका आंसर आप बता सकते हो। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अपना ऑप्शन है हमारा प्रियम्बल हमने क्या यूएसए से नहीं लिया है, सेकंड ऑप्शन है सिंगल सिटीजन हमने यूएसए से नहीं लिया है, सी ऑप्शन है हमारा जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से नहीं लिया है, डी ऑप्शन है हमारा फंडामेंटल राइट। सो आपको बताना है कि हमने सिंगल सिटीजन कहाँ से लिया है, इसका ऑप्शन आप बताइए फटाक से। आंसर है आपको समझ में आ गया होगा अभी तक तो आपने, आंसर हमारा क्या है, सिंगल सिटीजन। सिंगल सिटीजन हमने यूएसए से नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आपको, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम,
जो प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट करने का, मतलब जो जैसे कोई लॉ बनता है, कोई भी हमारी जो जो भी लॉ बनाती है गवर्नमेंट, उसका जो प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट करने का, जैसे कि आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जैसे कोई एक्ट आ गया, तो एक्ट को पास करने के लिए हमको पहले अमेंडमेंट, उसको अमेंडमेंट करके जो एक्ट बनता है, तो उसके लिए हमको प्रोसीजर जो होता है अमेंडमेंट का, वो हमने कहाँ से लिया है, कंट्री ऑप्शन आप ध्यान सुनिएगा, है ना। यूएसए है, रसिया है, साउथ अफ्रीका और कनाडा। यहाँ पे आप ऑप्शन फिर सुनिएगा, यूएसए, रसिया, साउथ अफ्रीका और कनाडा। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत जगह पर आए हुए, और ये प्रीवियस सीरीज से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं, और अगले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं आपको। तो इसका आंसर आपको बताना है यूएसए, रसिया, साउथ अफ्रीका और कनाडा। सो आंसर इसका क्या है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने कौन सा प्रोसीजर लिया है, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना है यहाँ पे, जो अमेंडमेंट बनाते हैं, जो अमेंडमेंट बनता है, जैसे कानून जब बनता है ना, तो उसको अमेंडमेंट होके आता है ना, तो जो हमने प्रोसीजर होता है, जो कानून बनाने के लिए जो प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिमेन्स इन फोर्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो हमारा कौन सा आर्टिकल जो है हमारा, जो हम बचता है यहाँ पर, है ना, कौन सा आर्टिकल जिसको हम लोग, मतलब आर्टिकल कौन से हमारे सस्पेंड नहीं होते, कौन सा आर्टिकल हमारे को राइट होता है जिसमें हम लोग मतलब अपना एक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 32 हमारा बचता है क्या, रिमेन होता है क्या। सेकंड ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 15। देखिए यहाँ पे फिर से एक आर्टिकल की यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है। सो जल्दी से मैं आर्टिकल की एक वीडियो लेके आऊँगा, तो ताकि आपको इन फ्यूचर में आर्टिकल्स से कोई दिक्कत ना हो, और ऐसे आर्टिकल्स नहीं होंगे इसमें जिसमें मैं शॉर्ट एंड ट्रिक्स भी लेके आऊँगा, जिससे आपको आर्टिकल बार बार रटने की जरूरत ना पड़े, कुछ रिमेंबर करने की जरूरत ना पड़े। ऐसी ट्रिक्स होगी जिससे आपको आर्टिकल बहुत ही आसानी तरीके से अपने ऑटोमेटिक आपके रिविजन भी हो जाएगा, और फिर हम लोग आर्टिकल की क्वेश्चन भी करेंगे ना। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 21 हमारा क्या है, राइट टू लाइफ। तो आर्टिकल 21 हमारा जो है सस्पेंड कभी नहीं हो सकता, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगे, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे, चाहे किसी प्रकार की इमरजेंसी लगे, आर्टिकल 21 को हमारा कोई सस्पेंड नहीं कर सकता। आर्टिकल 19 हमारा जो क्या है, हमारा आर्टिकल 19 हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, और बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो आर्टिकल 19 हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खत्म कर दी जाती है, राइट टू इक्वलिटी भी हमारा खत्म हो जाता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की बात ही नहीं जब इमरजेंसी लग गई है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टू हुम द स्पीकर ऑफ द लोकसभा गिव्स हिज रेजिग्नेशन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से किसको स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है हमारे प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ ऑप्शन है डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आपको ये ऑप्शन ध्यान से सुनना है और फिर बताना है। आंसर बताइए जल्दी से आप, कौन सा आंसर है। मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कौन कौन से यहाँ पर किसको किसको, ये क्वेश्चन शायद पहले आ चुका है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो स्पीकर होते हैं ना, स्पीकर आपको पता है ना, लोकसभा में क्या जो हेड होते हैं उनको स्पीकर बोला जाता है। जो चेयर पे वहाँ बैठे रहते हैं ना, जो बोलते हैं कि हाँ आपको टाइम दिया जाता है कि आपने कभी देखा होगा टीवी में, नहीं देखा तो आप जाके राज्यसभा टीवी, सॉरी अब तो संसद टीवी आ गया, राज्यसभा बंद हो गया, संसद टीवी पर आप जाके देखिएगा, थोड़ी बहुत डिबेट समझिएगा। लोकसभा स्पीकर हमारे हेड होते हैं वहाँ के ना। तो इसका आंसर क्या है हमारा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अपना रेजिग्नेशन कहाँ पर देंगे, स्पीकर किसको देंगे, डिप्टी स्पीकर को हमारा अपना रेजिग्नेशन देते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। आर्टिकल 18 किसके साथ में डील करता है, अबॉलिशिंग ऑफ द अनटचेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे देखिएगा, है ना। अबॉलिशिंग ऑफ टाइटल्स, टाइटल को जो जैसे कि राजाधिराज हो गया, महाराज हो गया, सेनापति हो गया, आपको जो टाइटल देते हैं, आपको सर जो टाइटल होता है, मैडम टाइटल होता है, मिस यूनिवर्स, आपको जो टाइटल, मिस यूनिवर्स तो अलग कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, जो जैसे टाइटल लगाते थे सलीम, सॉरी जो अकबर अपने सामने टाइटल लगाते थे, बहुत सारे टाइटल्स हमारे सामने लगा दिया जाता है भाई। जैसे बहुत सारे टाइटल्स होते हैं जो आपको अभी याद तो नहीं आ रहा मेरे को, पर टाइटल्स होते हैं अपने सामने लगा दिए जाते हैं। राजाधिराज हो गया हमारा, महाराज धीराज जैसे के टाइटल्स हो गए, बहुत सारे टाइटल्स और भी टाइटल्स होते हैं ना। सो टाइटल्स क्या होता है, उसको अबॉलिश करता है, या तो अनटचेबिलिटी होती है उनको अबॉलिश करता है। अबॉलिश ऑफ द चाइल्ड लेबर, राइट टू इक्विटी, कौन सा आर्टिकल 18 से डील करता है, यहाँ पे आपको बताना है। सो इसका आंसर हमारा क्या है, आर्टिकल
18 हमारा डील करता है एबॉलिशिंग ऑफ टाइटल्स। किसको अबॉलिश करता है? टाइटल्स को अबॉलिश करता है। आर्टिकल 18 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 2 एंड 3 डील्स विथ। यहाँ पे आपको बताना है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इसका आंसर बताया था। आर्टिकल 2 एंड 3 किससे डील करता है? यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज है। सेकंड ऑप्शन हमारा नेम ऑफ द कंट्री, थर्ड ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, फोर्थ ऑप्शन हमारा सिटीजनशिप। आर्टिकल हमारा 2 एंड 3 किससे डील करता है? आपको ऑप्शन बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज, नेम ऑफ द कंट्री, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट और सिटीजनशिप। जल्दी बताइए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 2 एंड 3 किससे डील करता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर कोई नया स्टेट आपको बताना है तो हमारा आर्टिकल 2 एंड 3 डील करता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आर्टिकल 1 किससे डील करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 किससे डील करता है? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आर्टिकल 1 है क्या, और कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा स्पीकर टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस फ्रॉम। लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं कहाँ से मतलब कौन उनकी जो स्पीकर को जो ओथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन हमारे प्राइम मिनिस्टर, सेकंड ऑप्शन हमारा प्रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन हमारा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फोर्थ ऑप्शन हमारा नो ओथ, कोई ओथ नहीं है हमारी। इसका आंसर आपको बताना है, प्रेसिडेंट बताना है, प्राइम मिनिस्टर बताना है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई ओथ नहीं। इसका आंसर हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही हम सबको ओथ दिलाते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, यूपीएससी के कोई भी जो कमीशन जो ऑफिसर होते हैं उनको, और इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स को होते हैं हमारे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको कौन ओथ दिलाते हैं? जैसे मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी ओथ दिलाते कौन है? प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है। सीजीए को भी कौन ओथ दिलाते हैं? प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। एडवोकेट जनरल को भी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन ओथ दिलाता है? गवर्नेंस का आंसर है ना, सॉरी मैंने आंसर भी बता दिया आपको, गवर्नेंस का आंसर है ना। सो अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है इसमें कौन सा आर्टिकल डील करता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो कौन सा आर्टिकल हमें डील करता है? यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल 332 है हमारा, आर्टिकल 386, आर्टिकल 368 और नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने में। अमेंडमेंट करना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कौन सा आर्टिकल हमारा डील करता है? आर्टिकल 332, आर्टिकल 386, आर्टिकल 368, नन ऑफ द अबव। आंसर है हमारा आर्टिकल 368। हमारा आर्टिकल 368 किससे डील करता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं उससे आर्टिकल 368 डील करता है। यहाँ पे आपको बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो इन कॉन्सेप्ट में बताना है क्या कॉन्सेप्ट था। इट इंटाइटल्स द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम पॉलिटिक्स। क्या पॉलिटिक्स को अलग कर देता है? ये एंटाइटल देता है कि पॉलिटिक्स को सेपरेट करना मतलब अलग कर देना। किससे? रिलीजियस से। रिलीजियस एक अलग हो गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक अलग हो गया, रिलीजियस से अलग हो गया, है ना। अगला है, इट बेन्स पार्टीज विथ रिलीजियस एफिलिएशंस फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। क्या रिलीजियस को अलग रिलीजियस जो एफिलिएशंस होते हैं उनको अलग रख देता है कि अपना जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर रिलीजियस जो भी चीज़ें होती हैं उसको अलग रख देता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, इट ग्रांट्स रिलीजियस लिबर्टी टू ऑल कम्युनिटीज़। ये ग्रांट करवाते हैं क्या अपना लिबर्टी पूरी कम्युनिटीज़ जो होती है इनको रिलीजियस लिबर्टी यहाँ पे ग्रांट करवाने का काम करती है। ग्रांट करवाना मतलब देना। इट एक्सेप्ट्स कम्युनिटी पर्सनल लॉ। इट एक्सेप्ट कम्युनिटी पर्सनल लॉ। क्या यह एक्सेप्ट करती है कम्युनिटी का जो पर्सनल लॉ है उनके बारे में? सो इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा 134। हमारा क्या आंसर है? हमारा 134। कोई बैन नहीं लगाती यहाँ पे, बैन नहीं करती है एफिलिएशन, मतलब उनको अलग नहीं कर देती फ्रॉम द कंटेस्टिंग इलेक्शन जो कंटेस्ट करवाते हैं वहाँ से अलग नहीं कर देती है ना। सो हमारा आंसर क्या है? 134। क्या करवाती? स्ट्रिक कर देती है क्या? रिलीजियस से पॉलिटिकल को अलग करने का काम करती है। सेक्युलरिज्म मतलब सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा ये तो आ चुका था ना, चलिए तो इसका आंसर आपको बता दीजिए क्या आंसर है इसका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, फर्स्ट है हमारा एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड है हमारा लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फोर्थ हमारा गिफ्ट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट।
इसका आंसर है हमारा सेकंड एंड थर्ड। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। आगे क्वेश्चन करते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय दी, मतलब कौन सा अमेंडमेंट से हमको वर्ड को सोशलिस्ट और सेक्युलर ऐड किया गया था। ऑप्शन है हमारा 15th अमेंडमेंट, ऑप्शन है हमारा 39 अमेंडमेंट, ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन है हमारा 44th सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से हमारा प्रियम्बल में जो वर्ड है उसको ऐड किया गया था। प्रियम्बल आपको पता है कि क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो स्टार्ट होता है प्रियम्बल है हमारा। तो उसमें कौन सा जो सेक्युलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड आता है उसमें कौन से अमेंडमेंट में उसको ऐड किया गया था। आंसर हमारा 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में किसको ऐड किया गया था हमारा सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आना ही आना है इसको। जितने एम पे लगा दीजिएगा आप। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है हमारा। इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है क्या, नहीं है, बताना है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है क्या। सेकंड बताना है इंडिकेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द अचीव्ड, जो ऑब्जेक्ट हमारे इंडिकेट कर दे उसको अचीव कर दिया गया है यहाँ पे। कैन नॉट बी अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये अथॉरिटी है, सॉरी सोर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, नहीं है। इसका आंसर हमारा इंडिकेट करता है क्या, द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, मतलब जो भी उसमें ऑब्जेक्ट्स लिख कर रखे गए हैं उसको अचीव करने का हमारा इंडिकेट करता है हमको ना। द बाउंड्री ऑफ द स्टेट इन इंडिया कैन बी अल्टर्ड थ्रू द प्रोसीजर लेड डाउन इन। यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है कौन सा प्रोसीजर जो होता है, आर्टिकल हमारी जो बाउंड्री होती है स्टेट की उसको अल्टर करता है, मतलब अल्टर करना मतलब कम ज़्यादा करना है ना। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आर्टिकल 368 है और आर्टिकल 130 है, आर्टिकल 70, आर्टिकल 3। कौन सा आंसर है जल्दी बताइए आप कमेंट बॉक्स में। आंसर है आर्टिकल 3। यहाँ पे गलत हो गया, आर्टिकल 70 नहीं है, आर्टिकल 3 आंसर का आंसर है, जो कि बहुत बार आपको मैं पहले भी इसका एक्सप्लेनेशन देख चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब सिटीजनशिप ऑफ इंडिया किसके पास में पावर है कि जो हमारा राइट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया को रेगुलेट करे। द यूनियन कैबिनेट, द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट, द लॉ कमीशन। आंसर है हमारा द पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट के पास पावर है जो उसको रेगुलेट करती है ना। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है जो आउटसाइड ऑफ इंडिया जो भी होते हैं उनको उनके पास में जो सर्टन जो सिटीजनशिप होती है जो आउटसाइड इंडिया भी होते हैं उनको भी कौन सा आर्टिकल जो है वो प्रोवाइड करवाता है। आर्टिकल 8 हमारा जो सर्टेन पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड जो इंडिया है उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाता है ना। यहाँ पे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि हार्ट एंड सोल का मतलब डिस्क्राइब करता है डॉक्टर अंबेडकर के थ्रू। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला गया है, यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन डॉक्टर अंबेडकर का नाम डाल के, बट इट इज सिंपली सेड दैट हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। राइट टू इक्वलिटी को कहा जाता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, क्या आपको राइट अगेंस्ट जो आपके खिलाफ जो भी हो रहा है अत्याचार उसको कहा जाता है। यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेमेडीज होती है, रेमेडीज मतलब होता है उपचार, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो उपचार होते हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे लिखा गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के को हार्ट एंड सोल कहा गया है या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आंसर है हमारा आपका सी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारा क्या है यहाँ पे इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ द इशू रिस्ट ऑफ द हैबस कॉर्पस इज वेस्टेड इन ओनली इन। यहाँ पे बताना है हैबस कॉर्पस का जो पावर है वो किसके पास में होती है और उसका काम क्या होता है। आंसर क्या है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, द सबऑर्डिनेट कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। किसके पास में पावर होती है जो हैबस कॉर्पस होता है। हैबस कॉर्पस मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी भी तरीके से किसी भी पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है, भी कोई भी आप मतलब गलत तरीके से गिरफ्तार हो गए तो कोर्ट के पास में एक पावर होती है जो वो हैबस कॉर्पस के थ्रू आपको कोर्ट में प्रेजेंट करने का मौका मतलब दिया जाता है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के पास ऐसी पावर होती है जो हैबस कॉर्पस लगा सकते हैं किसी भी तरीके से।
ताकि क्या होता है वहाँ से आपको कोर्ट में आपको प्रेजेंट करने का मौका दिया जा सके, है ना। इसको भी जेल वेल हो जाती है, जेल वेल कर देते हैं और उसको फिर मौका दिया जाता है ना कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने का। द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑटोमेटिकली बिकम सस्पेंडेड ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी, जब इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है तो कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कौन सा आर्टिकल यहाँ पर बचते हैं, यहाँ बताया गया कौन सा आर्टिकल आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं। पहला आंसर है आपका फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज अंडर 32 एंड 226, यहाँ पे बताना है राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड 22, राइट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। जल्दी से बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले ही इसका आंसर आपको मैंने बताया था कि कौन सा आर्टिकल जो होता है यहाँ पर 21 जो आर्टिकल होते हैं यहाँ पर रिमेन होते हैं, मतलब यहाँ पे इसको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि जब इमरजेंसी लगती है यहाँ पर तो कौन सा हमारे सबसे पहले क्या इसको बंद करा जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आपको बोलने का अधिकार क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, आप यहाँ पर बोल नहीं सकते। यहाँ पे राइट टू कौन सा आर्टिकल आपको खत्म कर दिया जाता है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो भी है इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, मैं आपको जब आर्टिकल की जब सीरीज आएगी जब उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन एंड एलियंस, मतलब जो बाहर आउटसाइडर होते हैं और जो सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं उसमें कौन से आर्टिकल जो होते हैं फंडामेंटल राइट वो मतलब अवेलेबल होते हैं, चाहे आप बाहर से जैसे NRI हो, अदर कंट्री से आए हो, और जो सिटीजन ऑफ इंडिया जो इंडिया के सिटीजन होते हैं उनको कौन कौन से आर्टिकल होते हैं जो दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब अवेलेबल होते हैं ना। तो आप बताना है राइट टू इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, मतलब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स जो बहुत सारे आर्टिकल है, बहुत सारे राइट है जो आउटसाइडर को नहीं मिलते, मतलब जो दूसरे देश से आता है उनको, बहुत सारे जो फॉरेनर होते हैं उनको हमारे बहुत सारे ऐसे राइट होते हैं जो उनको नहीं मिलते हैं, पर कौन कौन से राइट होते हैं जो दोनों को मिलते हैं, आप बताना है। सेकंड ऑप्शन है हमारा राइट टू इक्विटी और ऑफ अपॉर्चुनिटी इन, क्या इक्विटी और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है इनको। सेकंड ऑप्शन है हमारा राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्या उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलता है यहाँ पर राइट टू फ्रीडम के अंदर। सेकंड ऑप्शन है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, क्या उसको कल्चरल एजुकेशनल राइट यहाँ पे मिलते हैं। राइट टू इक्विटी बिफोर द लॉ, ये ऑप्शन आप ध्यान से सुनिएगा, राइट टू इक्विटी बिफोर लॉ, क्या उनको इक्विटी मिलती है बिफोर लॉ के ऊपर उनको पूरी इक्विटी मिलती है, लॉ के ऊपर उनको भरोसा होता है। राइट टू इक्विटी, उनको राइट टू इक्विटी मिलती है, क्या समानता का अधिकार यहाँ पे दिया जाता है उनको। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए, आप आपके इंस्टिंक्ट से आपको बताइए। आंसर है हमारा डी, राइट टू इक्विटी बिफोर द लॉ, मतलब सबको समानता का अधिकार दिया गया है यहाँ पर, है ना, लॉ के आगे सबको समानता का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज गवर्न बाय, यहाँ पे बोला गया है जो रिजर्वेशन जो एजुकेशनल में मिलता है हमको इन किसके इन फेवर में, किसके फेवर में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, मतलब SC ST की जो फेवर में होता है वो कौन सा आर्टिकल में यहाँ पे रखा गया है। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि जो रिजर्वेशन यहाँ पे सीट मिलती है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फेवर ऑफ किसके फेवर में, SC ST के फेवर में, कौन से आर्टिकल में रखा गया, आर्टिकल 15, 16, 29 और 14। आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर है हमारा 16, आर्टिकल 16 हमारा है जो वहाँ पर हमको बोला गया रिजर्वेशन दिया गया है किसको, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। आगे देखते हैं द टर्म्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो टर्म है इक्वल पे और इक्वल वर्क किस में रखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है, फंडामेंटल राइट में रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या है आपको बताना है। इक्वल पे और इक्वल वर्क हमारा किसके अंदर आता है, ये आंसर है हमारा कौन सा है, इक्वल पे और इक्वल वर्क हमारा क्या किसके अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट नहीं है यहाँ पे, किसी को ऐसा नहीं कि जो सबको इक्वल पे करेंगे, यहाँ पे अपने मर्जी से यहाँ पे पेमेंट होती है, हर किसी को अपने हिसाब से काम के हिसाब से यहाँ पे पेमेंट दी जाती है। तो किसके अंदर रखा गया इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, DPSP। किसके कौन कौन से आर्टिकल इसके अंदर आते हैं, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर कहाँ तक आता है हमारा, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या है आपको बताना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल फॉर, यहाँ पे बोलना गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो फंडामेंटल है किसके लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, क्या बैकवर्ड क्लासेस को बढ़ाने के लिए मतलब उठाने के लिए। यहाँ पे लिखा गया प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, क्या प्रोटेक्शन करती है इंडिविजुअल राइट का।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी जस्टिस, क्या यह जस्टिस देती है यहाँ पर, जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा गवर्नर ऑफ द कंट्री, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, क्या गवर्नेंस करती है कंट्री का। सो ऑप्शन है हमारा डी, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट टू वर्क इन इंडिया इज, राइट टू वर्क जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में क्या है वो फंडामेंटल राइट है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है हमारा, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, फंडामेंटल सॉरी राइट टू वर्क हमारा कौन क्या है हमारा, आंसर है हमारा फंडामेंटल राइट। राइट टू वर्क भी आपको एक राइट टू, जैसे या राइट टू स्लीप भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू वर्क आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू ईट आपका फंडामेंटल राइट है। ऐसे आर्टिकल कौन सा है, मतलब आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे क्लॉज आते हैं ना, बहुत सारे सब पार्ट भी उनके, तो मैं आपको धीरे धीरे जब आर्टिकल की सीरीज आएगी तो उसमें आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, ये इसकी सेकंड और फर्स्ट सीरीज भी आ गई है ना, 2 सीरीज पहले आ चुकी है, जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी आपने नहीं देखा तो आप देखिएगा, मैं इसकी आपको लिंक कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें से कौन सी जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है यहाँ पे। द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एंथम, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ नेशनल्स, टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द नेचर इन्वायरमेंट एंड इम्पोर्टेंस। आंसर हमारा क्या है, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ नेशनल्स। यहाँ पे लिखा गया है, बाकी तो फंडामेंटल ड्यूटीज है बट इसमें रखा नहीं गया है ना, 7 फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको रखा नहीं गया है। सेफगार्ड ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टीज है, आपको रिस्पेक्ट करनी है, आपको नेशनल एंथम की आपको इम्प्रूव करना है और प्रोटेक्ट करना है क्या पे, इन्वायरमेंटल को है ना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम किसमें कौन सा आर्टिकल में रखा गया है आपको ये भी बताना है, क्या ये डीपीएसपी के अंदर आता है और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आपको आता है, ये भी आपको बताना है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सी ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ चुका है, एनडीए में आ गया है, सीडीएस में भी आ गया है क्वेश्चन। आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ना। सॉरी, इसका आंसर हमारा आर्टिकल 1976 में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड कर दिया गया था है ना। बताइए इमरजेंसी कब लगाई गई थी, कौन से साल में हमारी इमरजेंसी लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पे बताना है कि ये देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन पूछा था, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। यहाँ पे आर्टिकल 48A ओनली, आर्टिकल 51A ओनली, आर्टिकल 48 एंड 51A ओनली। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के किसके अंदर आते हैं, डीपीएसपी के अंदर आते हैं। आर्टिकल 51A किसके अंदर आता है, हमारा फंडामेंटल के अंदर आता है। आपको मैंने पिछले 4-5 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दे चुका हूँ मैं। सो आपको बताना है कि आर्टिकल 48A ओनली है क्या, आर्टिकल 51A ओनली है क्या, या तो दोनों आर्टिकल 48 51 होना चाहिए, या तो दोनों आर्टिकल नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 48 भी नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 58 भी नहीं होगा, 51A भी नहीं होगा। कौन सा आंसर इसका जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हमारा बोथ, दोनों आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 48 जो होता है डीपीएसपी के अंदर आता है, आर्टिकल 51A जो होता है वो हमारी ड्यूटीज के अंदर आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। दोनों का काम होता है कि प्रोटेक्शन करना किसको, एनवायरनमेंट को है ना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और सेव करना है ना। देखिए आंसर का आर्टिकल 48 और आर्टिकल 51 ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन भी बनते हैं ना। अगला क्वेश्चन हमारा, द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, ये सीजीएल में आया था 2022 का क्वेश्चन है, मैं इसलिए मैं जब पेपर दे के आया था मैंने इसको ऐड कर लिया था। कौन सा जो अमेंडमेंट है उसको ऐड किया था 9th शेड्यूल के लिए। आपको 9th शेड्यूल बताना है कि 9th शेड्यूल क्या है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया था क्या, 8th अमेंडमेंट एक्ट लाया था क्या, 9th अमेंडमेंट एक्ट और 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसका आंसर हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, जब हमने किसको ऐड किया था, 9th शेड्यूल को हमने ऐड किया था। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट को कब बनाया गया था और कब इसको कौन सी रिकमेंडेशन आई थी, कौन से एक्ट की रिकमेंडेशन आई थी। पिस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। कौन सा एक्ट आया था जो कि जिसने सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिशमेंट करने का रिकमेंडेशन दिया था।
आंसर है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 7073 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था जब हमारी सुप्रीम कोर्ट को इनेक्ट कर दिया गया था। कहाँ पे इसको इनेक्ट किया गया था? हमको इसको इनेक्ट कर दिया गया था कहाँ पर? बंगाल में। सबसे पहले कहाँ बनाया था सुप्रीम कोर्ट? हमने बंगाल में बनाया था ना। सॉरी, कलकत्ता, माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता है ना। कलकत्ता में सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। सो आगे बढ़ते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट इज कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसे एक्ट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी ड्यूटीज को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 की? आंसर हमारा 1976 है यहाँ पे ना। अगला क्वेश्चन हमारा, विच टर्म्स इज नॉट यूज इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी टर्म्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड नहीं की गई है? रिपब्लिक, इंटीग्रिटी, फेडरलिज्म, फेडरल्स एंड सोशलिस्ट। कौन से ऐसे टर्म्स है जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें ऐड नहीं करी गई है? आंसर हमारा फेडरल्स। फेडरल जो है हमारा सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप को बताता है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर नहीं बताया गया है इसको? प्रियम्बल में हमको ऐड नहीं किया गया है। प्रियम्बल हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। हम कॉन्स्टिट्यूशन का तो है पर हमारे को पढ़ने का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? ये क्वेश्चन भी अभी पहले बन चुका है, तो इसका आंसर भी आप फटाक से बता दीजिए कौन सा आपका रिवीजन हो जाएगा। आर्टिकल 20 एंड 21 को नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ गया ना। आर्टिकल 20 एंड 21 आपको बताना है। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। आर्टिकल 21A याद रखिएगा। आर्टिकल 21A जो है कौन से आर्टिकल से डील करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। आपको क्या प्रोटेक्शन देता है सर्टेन केसेस में? अगर आप अरेस्ट हो गए तो राइट टू एजुकेशन, आपको राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल 21A है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको फ्रीडम देता है स्पीच बोलने के लिए, मतलब कुछ भी बोलने का अधिकार आपको दिया जाता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब क्या लॉ के आगे सब बराबर है क्या? यहाँ पे आर्टिकल 21 किससे डील करता है? यहाँ पे आंसर है हमारा राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किससे डील करता है? हमारा आर्टिकल 21A से। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 76 एंड आर्टिकल 68। इसका आंसर है हमारा आर्टिकल 76 डील करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे रिलेट करता है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, क्या चाइल्ड लेबर को काम करने से रोकना? इक्विटी बिफोर लॉ, लॉ के बराबर, लॉ के आगे सब बराबर है। प्रोहिबिशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, क्या छुआछूत को अलग खत्म करना? एबॉलिशिंग ऑफ टाइटल, टाइटल को खत्म कर देना। टाइटल मतलब महाराज हो गया, आपके जो भी टाइटल्स होते हैं ना, जैसे दिया गया रानी कमलापति गलत नाम निकल गया, रानी ऑफ इंग्लैंड, क्वीन ऑफ इंग्लैंड को बोला गया है ना। ऐसे बहुत सारे वॉइस रॉय हो गए, बहुत सारे जो टाइटल्स होते हैं उसको अलग कर देना है ना। किसको बोला गया यहाँ पे? प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किससे डील करता है? हमारा आर्टिकल 17 से। ओके सी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। आप अपने आप का ख्याल रखिए, पर्यावरण का भी ख्याल रखिए, और हो सके तो पढ़ाई करिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।